सर आपकी नज़र में जो एलिशा जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं ये समाज को क्या क्या दे सकती हैं जो बिना पढ़ी लड़कियां नहीं दे सकती? आपने अपनी बेटी को इतनी दूर रीवा से यहाँ इंदौर भेजा है, तो कुछ एक पिता के रूप में आपसे उत्तर चाहेंगे कि एक बेटी को जब आप अपने घर से दूर भेजते हैं तो क्या क्या चीजें आती हैं, उनसे कुछ क्वेश्चन आपसे करना चाहेंगे। क्योंकि हम एक ऐसे एज ग्रुप में हैं जहाँ पे भटकाव बहुत आसान है। हमें हर चीज के लिए किसी न किसी का वैलिडेशन चाहिए है। कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी है, कौन सा लाइब्रेरी ज्वाइन करना है, किस किताब से पढ़ना है, कौन सा टीचर बेस्ट है। भाषा बैरियर नहीं है, भाषा सिर्फ एक मीडियम है, एक माध्यम है जिस तरीके से आप आगे जा करके अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। जब आप इंदौर आई तो इंदौर में तो 100 से ज्यादा इंस्टीट्यूट काम करते हैं, इतने को छोड़कर आपने ये 22 साल पुराना उत्कर्ष ही क्यों चुना? यहाँ पे जो लोगों ने गलती करी उससे सीखिए, एक टारगेट बनाइए, ये जरूर याद करके आइए कि आप इंदौर क्यों आ रहे हैं और अपने टारगेट से विचलित मत होइए। टेस्ट देना क्यों इम्पोर्टेंट है? कुछ बच्चे कहते हैं कि पहले तो पूरी पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद टेस्ट देंगे, तो लगातार टॉपिक वाइज टेस्ट देने का क्या फायदा आपको अभी नजर आ रहा है आपके नजरिए? भंवरकुआं की गलियों में बसती है कहानियां, जहां हर मोड़ में मिलती हैं कुछ नई रवानियां। ये भंवरकुआं डायरीज है, यादों का चौराहा, जहां हर मोड़ में मिलती है और बनती है एक नई कहानी। कभी इनके हाथों में किताबों का बोझ, तो कभी इनके हाथों में चाय की प्याली। यहीं से बनते थे, यहीं बनते हैं और यहीं बनते रहेंगे अधिकारी। और आप सभी का स्वागत है इस भंवरकुआं डायरीज के इस नए एपिसोड में। और इस एपिसोड में हमारे साथ हैं एलिशा द्विवेदी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। आप अपना छोटा सा एक परिचय दे दीजिए। मेरा नाम एलिशा द्विवेदी है, मैं रीवा जिले से आती हूँ और मेरे पेरेंट्स दोनों ही टीचिंग लाइन में कार्यरत हैं। और जब आप यहाँ तैयारी करने आई तो रीवा को छोड़कर इंदौर क्यों चुना? क्योंकि मुझे और मेरे पेरेंट्स को ऐसा लगा कि एक सुगम रास्ता है ये, और एक परफेक्ट एनवायरनमेंट और कंपटीशन किस लेवल का हो सकता है ये हमें यहीं से सीखने को मिलेगा। ओके। जब आप तैयारी कर रही थी तो एमपीपीएससी क्यों की? बैंकिंग कर सकती थी, यूपीएससी कर सकती थी, एसएससी भी कर सकती थी, तो एमपीपीएससी ही की आपने? ऐसा कौन व्यक्ति जिसने सबसे ज्यादा मोटिवेट किया आपको? मेरे पिताजी, जिन्होंने बहुत ही कम रिसोर्सेज में उस समय टीचिंग लाइन में एंट्री ली, एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करे, जबकि जितना मुझे समझ है उस समय इतनी किताबें या कोई डिजिटलाइजेशन नहीं था, फिर भी वो वहाँ तक पहुँचे। तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं या इंग्लिश माध्यम के? मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ। तो जब आप एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को, जो अधिकांश स्टूडेंट होते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस में आती है? जो क्वालिटी कंटेंट है वो मिल पाता है या नहीं मिल पाता है? अगर बात करें आज से कुछ वर्ष पूर्व की, तो शायद ये दिक्कत बहुत आयत में आती थी कि कंटेंट की कमी है, बुक्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन अब टीचर्स ने, इंस्टीट्यूट्स ने बहुत मेहनत करके रिगरसली ऐसी बुक्स हमें प्रोवाइड करी हैं जहां हमें कंटेंट की कमी कम देखने को मिलती है इंग्लिश मीडियम में। और मैं उत्कर्ष संस्थान की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे जो कंटेंट मिला है वो मोर देन इनफ लगता है। ओके। अब आप इंदौर में, भंवरकुआं में लगभग कितना समय हो गया आपको? लगभग 1.5 साल। तो इस 1.5 साल में पढ़ने के दौरान अब आपको क्या लग रहा है कि इंदौर आकर ये तैयारी हो सकती थी कि अब डिजिटलाइजेशन इतना ज्यादा हो गया, क्या यही चीज उत्कर्ष के माध्यम से आप ऑनलाइन भी कर सकती थी? सर, ये वैरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। अगर आपके पास स्टार्टिंग का नॉलेज है, आप इस एग्जाम की परख रखते हैं, आप इसको समझते हैं कि इसका प्रोसीजर कैसा है, तो बिल्कुल आप ऑनलाइन, जैसा हमारा उत्कर्ष भी प्रोवाइड करता है, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप घर से प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस प्रोसीजर को ही पहले समझना पड़े, उस सिलेबस की समझ आनी चाहिए आपको, उसके लिए अगर आप ऑफलाइन क्लासेस को ऑप्ट करते हैं तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। ओके। चूंकि अब आप इतने लंबे समय से भंवरकुआं में रह रही हैं, अब इस भंवर में कई पॉजिटिव चीजें हैं, कई नेगेटिव चीजें हैं, तो आपने देखा होगा यहाँ कई कल्चर पनपते रहते हैं, तो इनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बहुत सारे कल्चर हैं जो एक बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आज की जनरेशन को, क्योंकि हम एक ऐसे एज ग्रुप में हैं जहाँ पे भटकाव बहुत आसान है, बहुत इजीली हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो एक जो कल्चर है वो है एक फेक या रॉन्ग वैलिडेशन का। हमें हर चीज़ के लिए किसी ना किसी का वैलिडेशन चाहिए है। कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी है, कौन सा लाइब्रेरी ज्वाइन करना है, किस किताब से पढ़ना है, कौन सा टीचर बेस्ट है, ये
हम हर किसी से वैलिड पॉइंट जानना चाहते हैं और फिर मेजॉरिटी में डिसीजन लेते हैं, जबकि ज़रूरत है अपने पर्सनल कैलिबर को और अपनी कैपेबिलिटीज को समझ के डिसीजन लेने की, क्योंकि हर इंसान की बुद्धिमत्ता यहाँ पे अलग है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस जो कल्चर है एक फेक वैलिडेशन का, इससे बचना चाहिए हमेशा और अपने कैलिबर को पहचान के उस पे काम करना चाहिए। जब आप भंवरकुओं में रहती हैं तो भंवरकुओं में बहुत सारी बातें चलती हैं, इनमें सबसे ज्यादा बात क्या सुनने को मिलती है यहाँ रहते हुए? कंटेंट की, जैसा कि अभी हमने बात करी, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम के कंटेंट डिफरेंसेस कितने हैं, कौन सी नई किताब मार्केट में आई है, इसकी एक हॉपिंग कल्चर है, ये बुक आज पढ़ ली वो बुक कल पढ़ ली, ये बहुत बड़ा गॉसिप पॉइंट है जिसमें हमें अपने आप को कंट्रोल और स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आपके जो दोस्त भी होंगे अधिकांश इंग्लिश मीडियम के होंगे जी। तो जब आप देखते हैं उत्कर्ष की नहीं, पूरे इंदौर की यदि भंवरकुआं की यदि मैं बात करूं, तो क्या ऐसा देखा जाता है कि इंग्लिश मीडियम के कंटेंट, जो क्वालिटी कंटेंट है, वो थोड़ा सा कहीं कम नजर आता मार्केट में? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करी इस चीज़ पे। मैं लकी थी थोड़ा सा कि मुझे उत्कर्ष का साथ मिला, और जैसा कि ये एक कोचिंग संस्थान से ज़्यादा हमें एक परिवार की फीलिंग प्रोवाइड करता है, हम कहते भी हैं कि हम उत्कर्ष परिवार का हिस्सा हैं, तो उन्होंने हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखा है कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में कोई डिफरेंसेस नज़र ना आए और उनके कंटेंट सच में पर्याप्त हैं अगर हमको सिलेबस कंप्लीट करने की तरफ ध्यान देना है तो। आपने प्रीलिम्स की तैयारी भी की है, जी। आप मेंस भी तैयारी लगातार कर रहे हैं, तो कई बार क्या ऐसा होता है कि पढ़ ही रहे हैं, हिंदी मीडियम का ही कुछ कंटेंट क्यों ना पढ़ लें, या हिंदी मीडियम का ही यूट्यूब से कुछ क्लासें पढ़ लें, क्या ऐसा भी होता है कभी? बिल्कुल ऐसा होता है। भाषा बैरियर नहीं है, भाषा सिर्फ एक मीडियम है, एक माध्यम है जिस तरीके से आप आगे जा करके अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना, इस एग्जाम की जो मांगे हैं उसको पूरी करना हमारा एंड टारगेट है। वो किसी भी लैंग्वेज में पूरा किया जाए वो बिल्कुल हमारे लिए अच्छा साबित होता है। अगर हम हिंदी में कर रहे हैं तो भी इट्स बेनिफिशियरी और कोई बैरियर नहीं हो सकता लैंग्वेज का। आप बिलोंग रीवा से करते हैं जी। तो जब आप यहाँ आते हैं, चूंकि आपकी बघेलखंडी आपकी बोली है जी। तो जब आप यहाँ चल रहे हैं और कोई पड़ोस में या किसी क्लास में आपने देखा कि कोई और भी बघेलखंडी बोल रहा है, तो क्या अपने आप वो जुड़ाव देखने को मिलता है? बिल्कुल। एक वो रीजन जो हम छोड़ के आए वो कहीं ना कहीं हम ढूंढ रहे होते हैं यहाँ पे, क्योंकि नई जगह है, नया कल्चर है, भाषा बोलियों का फर्क है। तो अगर मुझे कहीं ऐसा समझ में आता है कि मैं एक्सेंट से यूजुअली पहचान जाती हूँ कि ये बघेलखंड को बिलोंग करते हैं, तो एक वो अनस्पोकन एक रिलेशन है जो बन जाता है और अच्छा लगता है कि कोई हमारे यहाँ से और भी है जो हमारे साथ इस लड़ाई में शामिल है। माने जब यहाँ रहकर भी हमें घर की फीलिंग जगा देता है। जी बिल्कुल। जब कंटेंट क्वालिटी की बात होती है, चूंकि अब आप इतने समझदार हैं कि लगभग आपने 1-1.5 साल यहाँ दे दिया है जी। तो सबसे ज्यादा जब आप तैयारी करते हैं तो क्या मदद करता है किसी भी विद्यार्थी को? कोई टेक्स्ट बुक पढ़ने पर, वीडियोस, या फिर ऑडियो लेक्चर सुनने पर? सर अगर मेरी समझ में ऐसा है कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है या आपकी उसमें रुचि है तो आप उसको इजीली बुक से कवर कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक के माध्यम से। लेकिन अगर वहीं पे उसकी समझ थोड़ी कम है या हमको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो वीडियो या ऑडियो या जो भी ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, वो हमको बहुत कारगर साबित होते हैं इस चीज़ में। तो आपने भी इसका सहारा लेती हैं? जी बिल्कुल। इंग्लिश मीडियम में करंट अफेयर भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इंग्लिश मीडियम के करंट के लिए या करंट सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप कैसे कलेक्ट करती हैं डाटा को? सर करंट अफेयर एक दिन, 10 दिन या एक महीने में नहीं पढ़ा जा सकता। इसके लिए हमें डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत है, फिर लास्ट में एक ऐसी मैगजीन जो विश्वसनीय हो और जो हमारे टीचर्स ने शायद हमें गाइड करी हो, उससे हम अपने आप को रिवाइज कर सकते हैं, कंटेंट को वापस से चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको एक अच्छा इंग्लिश मीडियम का न्यूज़पेपर हर दिन पढ़ना होगा जिससे आपके पास फैक्चुअल डेटा कलेक्ट हो सके और लास्ट में आप रिवीजन कर सकें। तो ये केवल प्री में काम आएगा या मेंस में भी आंसर राइटिंग में आप उपयोगी हो सकता है वो जो डेटा आपने कलेक्ट किया? सर बिल्कुल, क्योंकि अगर हम कोई फॉर एग्जांपल हम इकोनॉमिक्स का डेटा लिख रहे हैं
तो हमारे पास, हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं, जैसे सौरभ यादव सर हो गए या शांकी सर हो गए, पूरा ही स्टाफ लगभग, उन्होंने हमेशा हमें ये सिखाया है कि जब आप कोई करंट से रिलेटेड डेटा किसी 7 मार्कर में पुट कर देते हैं या किसी भी आंसर में पुट कर देते हैं, वो आपके आंसर को एनहांस कर देता है। तो ये समझ हमारे टीचर्स ने हमको बखूबी दी है। तो जो करंट अफेयर पढ़ने का तरीका है और उसको इस्तेमाल करने का तरीका है, वो प्रीलिम से लेकर के शायद आपके इंटरव्यू तक बिल्कुल आपका साथ देता है। जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो एक बहुत लंबा पीरियड जब आप पढ़ रहे होते हैं, कुछ कई बार स्ट्रेस भी हो जाता है जी। तो क्या यहाँ के विद्यार्थी योगा या जिम जाते हुए आपको दिखाई देते हैं, और क्या आप भी करती हैं? जी सर, बिल्कुल। हमारी सिटिंग बहुत लंबी होती है। मतलब अगर हम लाइब्रेरी जा रहे हैं या क्लास में बैठ रहे हैं, 6-7 क्लासेस लग रही हैं, तो बैक इश्यूज या बोन इश्यूज बहुत इजीली हमको आते हैं। एक तो खाना ऐसा है जो बिल्कुल फेवरेबल नहीं है, हेल्दी नहीं है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि योगा और मेडिटेशन बहुत बेस्ट ऑप्शंस हैं, क्योंकि आप इस एग्जाम के बाद एक ऐसी जॉब प्रोफाइल में जाने वाले हैं जो स्ट्रेसफुल होने वाली है। तो अगर अभी से ये वाली आदत एम्बेडेड है आपके अंदर, तो बिल्कुल आप योगा और मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। एक अच्छा रूटीन बनाने में कारगर साबित होता है। बाकी सर ये वैरी करता है, बहुत अच्छे जिम के ऑप्शन भी हैं भंवरकुआं में। जब आप इंदौर देखती हैं तो हर जगह आपको इंस्टीट्यूट दिखाई देते हैं जी। तो यहाँ के जो इंस्टीट्यूट हैं और यहाँ के जो मैनेजमेंट और टीचर स्टाफ है, ये बच्चों से डायरेक्ट कनेक्ट दिखाई देता है या फिर केवल वो क्लास भर भर के पढ़ाने तक सीमित रहते हैं? नहीं सर, उत्कर्ष इंस्टीट्यूट में माइक्रो बैचेस का प्रावधान है, जहाँ पे एक लिमिटेड कैपेसिटी रहती है बच्चों को बिठाने की, जिससे टीचर परस्पर ध्यान दे सके हर स्टूडेंट पे बराबर। और ऐसा होता भी है क्लास में। मुझे नहीं लगता कि हम इतनी डेंसिटी में एक साथ बैठते हैं जहाँ पे टीचर की नजर ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फोन यूज कर रहे हैं, टीचर को बराबर दिखाई दे रहा होता है। अच्छा। तो जी, तो ये जो माइक्रो बैचेस का एक आइडिया है इस इंस्टीट्यूट का, ये बहुत बेस्ट है, क्योंकि आपने एक क्लास अच्छे से पढ़ ली, 2 अच्छे से पढ़ ली, तीसरे तक आते आते आपका एनर्जी लेवल डाउन होने लगता है, और तब आपको समझ में आता है कि टीचर की निगाहें आप पे हैं, वो ध्यान दे रहा है, तो आप बेटर तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड वे में पढ़ सकते हैं। क्या क्लास के दौरान आंसर राइटिंग भी होती है? जी बिल्कुल होती है, आंसर राइटिंग भी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारी आदत रहती है। और दूसरा ये कि आंसर राइटिंग तो हो ही रही है, साथ में हमें रैंडमली क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो हम घर पे जा करके एक प्रॉपर टाइमर लगा के सॉल्व कर सकते हैं, लिख के लाके आके टीचर्स को दिखा सकते हैं, जो बहुत मददगार होता है। आंसर राइटिंग तो कई कोचिंगें करा रही हैं, पर क्या उसकी कॉपियां भी टीचर चेक करते हैं सर? और वही टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल। हमारे जो कॉपीज चेक हो के उसमें जो रिमार्क्स लिख के आते हैं, वो इतने टू द पॉइंट होते हैं कि वो एक टीचर ही बेटर तरीके से उसको चेक कर सकता है। तो हमें ये समझ में आता है कि हमने जैसा पढ़ा, जो लिखा, और सही लिखा या गलत लिखा, उसको इतना सटीक तरीके से चेक किया गया है, और हर एक क्वेश्चन पे ध्यान दिया गया है। हर क्वेश्चन के बगल में एक रिमार्क दिया गया है कि आपको यहाँ पे इतना काम करने की ज़रूरत है। वो जो प्रोफेशनलिज्म है और जो एक मेहनत है कि हर एक बच्चे की कॉपी बेटर तरीके से चेक करनी है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होता है। जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि मैं जिस रास्ते पे चल रही हूँ, क्या उस रास्ते से होकर और कोई भी गुजरा है? क्या ऐसे सिलेक्टेड लोग भी आपकी क्लास में बीच बीच में समय समय पर आते हुए दिखाई देते हैं? जी बिल्कुल। जो भी फॉर एग्जाम्पल जैसे लास्ट रिजल्ट्स आए और उसमें जो लोग सेलेक्ट हुए, वो आकर के अच्छा सेमिनार कंडक्ट करते हैं, हमको मोटिवेशनल वे में हमको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है हमारे लिए। कई बार तैयारी तो रेगुलर ही कर रहे हैं आप जी। कई बार बीच में कई बार डाउट भी तो आते होंगे, और यदि वो डाउट आ जाते हैं तो फिर कैसे सॉल्व करते हैं? क्या एआई का जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या गिबली का तो बहुत ही रोल है, क्या वैसे ही एआई का आप यूज करते हैं अपने एग्जाम की तैयारी के दौरान? यस सर, एआई बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है आपके डाउट सॉल्विंग का, अगर उसे पॉजिटिव वे में यूज किया जाए। जैसे बार्ड एक बहुत अच्छा, गूगल बार्ड, तो आप उसमें प्रॉम्प्ट पुट ऑन करके और आप बिल्कुल सॉल्यूशन पा सकते हैं उसमें से, और वो आपको अच्छा हेल्प करता है। और जब आप आंसर फ्रेमिंग कर चुके हैं तब ये काम आ सकता है? जी बिल्कुल, उसको कंटेंट को किस तरीके से हमें प्रेजेंट करना है वो हमें बहुत ऐड ऑन करने में बहुत मदद करेगा। जी। जब आप रहते हैं लगभग 1.5 से 2 साल तो चाहिए जी, तो खाने पीने पर भी ध्यान देना होता है, कैसे आप अपने आप को हेल्दी रख पाते हैं?
सर ये भंवर कुआं एक ऐसी प्लेस है जो इट इज़ फुल ऑफ जंक फूड। हेल्थ यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंसर्न है और एक लिमिटेड अमाउंट में पैसे आ रहे होते हैं हर स्टूडेंट को। हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि स्वास्थ्य है तो सब है, क्योंकि अगर हेल्थ गया तो हम कुछ भी चीज़ अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो एक अच्छा रूटीन, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, ऐसी चीज़ों से दूर रहना जो हमें शायद अनहेल्दी कर सकते हैं। और बहुत सिंपल है, अपना एक रूटीन फिक्स करें, सुबह जल्दी उठें, थोड़ा योगा और मेडिटेशन जैसा हमने बात की उस पर बात करें, और हेल्दी खाएं जो इजीली पॉसिबल है अगर हम करना चाहें तो। वो हमें बहुत हेल्प करता है प्रिपरेशन में। कई बार ऐसा लगता है कि तैयारी के दौरान आधे घंटे शांति से रहना चाहिए, थोड़ा पीस माइंड कर लेते हैं। तो क्या ऐसे खाली गार्डन्स भी हमको मिल जाते हैं जहाँ शांति से बैठकर थोड़ा देर सोच लें कि यार आगे क्या क्या प्लान करना है? ऐसी जगह उपस्थित होती हैं? जी, ये समय बहुत आता है। यूजुअली जिस दिन आपकी कम क्लासेस लगी हों और शाम खाली है आपकी, आप बिजी नहीं हैं, तो उस दिन आपको ऐसा ज़रूर रहता है कि एक पीसफुल टाइम चाहिए थोड़ा सा चीज़ें सोचने के लिए। तो यहाँ पे जिन कॉलोनीज में पीजी और हॉस्टल्स हैं, वहाँ पे हमें ऐसे गार्डन्स मिल जाते हैं जहाँ अंदर या तो मंदिर बना हुआ है, तो हम वहाँ बैठ करके और बिल्कुल अपना एक पीसफुल टाइम, क्वालिटी टाइम खुद के साथ स्पेंड कर सकते हैं। आप डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं या डीएसपी बनना चाहते हैं? सर मैं डिप्टी कलेक्टर बनना चाहती हूँ। डिप्टी कलेक्टर बनने में हो सकता है थोड़ा समय लगे, कुछ को समय कम लगता है जी। क्या पार्ट बी रखा है? नहीं सर, अगेन दिस कुड वैरी फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। मेरे साथ कोई पार्ट बी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है टिल द मोमेंट आई हैव अ सिंगल ड्रॉप ऑफ एनर्जी लेफ्ट, मैं यही करूँगी। और ये बहुत ही प्रतिष्ठित परीक्षा है, तो मुझे मेरे ही किसी टीचर ने कहा था कि समय को समय दीजिए, समय समय को बदल देगा। तो बस इस दौड़ में लगे हुए हैं और समय बताएगा। बिल्कुल सही है। हम तो चाहते हैं, पूरी उत्कर्ष टीम चाहती है कि आप बहुत जल्दी डिप्टी कलेक्टर बने और मध्य प्रदेश शासन में जाकर हीरे की भांति सुशोभित होकर आगे बढ़े। जब यहाँ आप रहते हैं तो भाई अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए दोस्त भी बनते हैं जी। कुछ बहुत सगे होते हैं, कुछ दूर के दोस्त होते हैं जो केवल क्लास तक सीमित रहते हैं जी। तो कैरियर को और लाइफ के बीच में कैसे बैलेंस कैसे करते हैं आप लोग? सर पीयर ग्रुप बहुत ही अच्छा रोल निभाते हैं, हमको नेगेटिव वे में भी ले जाने के लिए और पॉजिटिव में। बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ पे आके एक ऐसा फ्रेंड सर्कल चयन करें जो हमें पढ़ाई से रिलेटेड बातें सिखाए, या किस तरीके से हम मोटिवेट हो सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों से, और किस तरीके से वो हमें सपोर्ट कर सके। तो फॉर एग्जाम्पल एक फ्रेंड सर्कल है, तो आप अगर उसमें किसी फैक्ट की बात कर रहे हैं, अगर एक कॉल कर रहे हैं या ग्रुप कॉल है, अगर आप उसमें किसी सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, तो हंसी मजाक में एक अच्छा डिस्कशन भी हो जाता है, बात भी हो जाती है, स्ट्रेस भी कम हो जाता है। बस इसके लिए ज़रूरत है कि हमें ये चीज़ खुद देखनी पड़ेगी कि हमने कैसा पीयर ग्रुप का चुनाव किया है। माने यहाँ पर दोनों तरह के लोग होते हैं, जो पढ़ने वाले भी हैं और जो नहीं पढ़ने वाले भी हैं। जी। तो बच्चों को जो आने वाले हैं, जो अभी भंवर कुआं नहीं आए हैं, जो सोचते हैं भंवर कुआं के बारे में कि ऐसा होगा वैसा होगा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कैसा दिखता है भंवर कुआं आपकी नजरों से, कैसा दिखता है? सर भंवर कुआं अपने आप में सब कुछ समाहित किए हुए है, अच्छा बुरा, नेगेटिव्स, पॉजिटिव, सब कुछ। जो न्यू कमर्स हैं, जो यहाँ पे आने की सोच रहे हैं, उनके लिए बस इतना है कि आप यहाँ पे जो लोगों ने गलती करी उससे सीखिए, एक टारगेट बनाइए, एक रूटीन बना करके आइए। हाँ, एक समय निर्धारित नहीं किया जा सकता इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन आप ये जरूर याद करके आइए कि आप इंदौर क्यों आ रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको किन हालातों में यहाँ भेज रहे हैं, और अपने टारगेट से विचलित मत होइए। अगर आपने ये थोड़ी बातों का ध्यान रखा है तो ये जर्नी आपके लिए बहुत अच्छी और थोड़ी सी इजी साबित हो जाती है। क्या ये प्रेरणादायक भी बनेगी कई लोगों के लिए? बिल्कुल, ये प्रेरणादायक बन सकता है, क्योंकि सर डिस्ट्रैक्शंस बहुत इजी हैं यहाँ पे, बहुत एक एज ग्रुप में ही है ऐसा। तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि हम थोड़े से अपने आप को लेकर के स्ट्रिक्ट रहें कि हम क्या करने आए हैं, और हम सोचें कि जैसा हमें रूटीन फॉलो करना है, जैसा हमें पढ़ाया जा रहा है, जिस चीज़ के लिए हम आए हैं, हमारा ध्यान वहीं पे होना चाहिए। जब आप तैयारी कर रही हैं तो इस जर्नी के दौरान कोई ऐसी फिल्म या कोई ओटीटी ऐसे कुछ जिसने आपको मोटिवेट किया हो? एक बुक है सर, द डार्क हॉर्स। ओके जी, नीलोत्पाल मृणाल द्वारा लिखी गई है वो बुक। उस पे शायद एस्पायरेंट वेब सीरीज भी बनी है।
तो उस बुक से मैंने ये सीखा कि हर इंसान के अंदर अपना एक डार्क हॉर्स होता है जो अंत में जाकर के उस दौड़ को जीत जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिविल सर्विस प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट को एक बार वो किताब जरूर पढ़नी चाहिए। वो बहुत अच्छा मैसेज देती है हमको। और किताबें एक अच्छा साथी भी होती है। किताबें बहुत अच्छी दोस्त होती हैं तो, और बहुत ऑनेस्ट फ्रेंड होती हैं। तो मुझे लगता है कि उस किताब को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। आप सिविल सेवा की तैयारी कर रही हैं, आपके जो दोस्त रहे होंगे जो जी। ग्रेजुएशन में 12th में आपके साथ रहे होंगे, हो सकता है उनमें कुछ सिलेक्ट भी हो गए होंगे, कुछ अपनी जॉब कर रहे होंगे, कोई प्राइवेट में होगा, कोई अलग जॉब कर रहा होगा, किसी अलग फील्ड में होगा। जी। जब आपकी उनसे बात होती है तब कई बार तो ऐसा होता होगा कि बोल रहे हैं अभी भी पढ़ ही रही हो, अभी भी माँ बाप के ऊपर ही डिपेंड हो, तो फिर आप अपने आप को कैसे डिफेंड करती हैं और कैसे उनके मुंह को बिल्कुल पॉजिटिवली बंद कर देती हैं? सबकी अपनी मंजिल है, जी। सबकी अपनी दौड़ है। शायद वो किसी और सेक्टर में है और जल्दी सक्सेसफुल हो गए हैं। मैंने सिविल सर्विस चूज किया है, या हो सकता है मेरे साथ जिसने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट करी हो वो भी सेलेक्ट हो गए हों। पर अगेन इट डिपेंड्स, सबका अपना पोटेंशियल होता है, हमें अपने पोटेंशियल को संभाल के यूज करने की ज़रूरत है। और सर, कोयला बनने की प्रोसेस बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है, टाइम टेकिंग नहीं है। पर हीरे को तपना पड़ता है। तो उस दौड़ में हम शामिल हैं और होपफुली एक दिन पेरेंट्स के लिए एक हीरा बन के बिल्कुल, कारगर हम चाहते साबित हैं कि होंगे। माँ बाप और मध्य प्रदेश शासन में वही जी। हीरा बनकर आप बिल्कुल सुशोभित जी। होइए। कई बार ऐसा होता है कि भाई त्योहार तो आते ही हैं जी। और इंडियन है, इंडियन होने के नाते परिवार के साथ ही त्योहार मनाए जाते हैं। जी। तो जब आप कभी घर जाते हैं तो कई बार आसपास के पड़ोस हैं, रिश्तेदार हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि पीठ पीछे गॉसिप कर रहे हैं, जी। कलेक्टर बनेगी, कलेक्टर बनने के लिए निकली है। तो क्या कभी ऐसा कुछ होता है? और कई बार ऐसा होता है कि आपने वो सुन भी लिया, किसी ने बता भी दिया, तो क्या इसमें लेकर करियर को लेकर एंजाइटी आती है? करियर एंजाइटी बहुत आसान चीज़ है और ये बिल्कुल आती है। ये हर इंसान के साथ होता है, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसको हैंडल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसको एज अ मोटिवेशनल फैक्टर लीजिए कि बहुत बड़ा संसार है, भांति भांति के लोग हैं, तो आपको ये सुनने में मिलेगा। लेकिन जब ऐसा लगे कि आपको एक सेल्फ डाउट या करियर एंजाइटी आ रही है तो एक बार फ्लैशबैक में जाइए और याद करिए कि आपने शुरू क्यों किया था। जब भी आपको खत्म करने का मन करे, लगे कि अब नहीं होगा या बहुत ताने सुन लिए, तो याद करिए आपने शुरू क्यों किया था और आप वापस उसी दौड़ में शामिल हो जाएंगे। और खुद पे भरोसा रखने की ज़रूरत है, अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है और वो सारी चीज़ें हमारे पक्ष में आएंगी एक दिन। अच्छा, एक बहुत पुराना क्वेश्चन पूछता हूँ। जी। बचपन में जब नर्सरी KG1 KG2 में होते थे जी। तो टीचर्स पूछा करते थे बेटा बड़े होके क्या बनोगे? जी। क्या बोलते थे? सर, मैं जब 11th में थी, बचपन में तो डॉक्टर बोला है। जब मैं 11th आई तो मेरे थोड़े जिगजैग हो गए थे करियर चॉइसेस, और तब समझ में आया, थोड़ी मैच्योरिटी आ चुकी थी कि तब मैंने डिप्टी कलेक्टर कहा था और मैं आज उसी रेस में आई हूँ कॉम्पीट करने के लिए। तो मुझे लगता है बहुत पुराना सपना है जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ देखा है, तो मैं बस उसको पूरी करने की कोशिश कर रही हूँ। बिल्कुल सही है। जब आप इंदौर आई तो इंदौर में तो 100 से ज्यादा इंस्टीट्यूट काम करते हैं जी। बट इतने को छोड़कर आपने ये 22 साल पुराना उत्कर्ष ही क्यों चुना? सर, बहुत सारी संस्थाएं हैं जी। और हम जब यहाँ पे आते हैं तो एक होड़ रहती है कि हमें क्या चुनना चाहिए। सबके अपने अपने सर्कुलर्स होते हैं। ग्लोबलाइज्ड है ये वर्ल्ड पूरी, हमें डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बार एक रिसर्च करनी चाहिए किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले। जैसे मैंने यूट्यूब पे पहले उत्कर्ष के बारे में देखा था, तो हम मुझे पता चला उसमें जो फीडबैक्स थे स्टूडेंट्स के, उसमें जो प्लान जिस तरीके से किया था उत्कर्ष ने अपनी क्लासेस को, जैसे उसमें बहुत ही अच्छे ऑप्शंस थे, आस्क डाउट, डेली क्विज, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ये चीज़ आपको दिखाती हैं कि नहीं, सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल रही हैं और फोकस्ड है सिलेबस कंप्लीट करवाने पे और एक अच्छी, मतलब जो चहुमुखी विकास हो सकता है बच्चे का उस पे। तो इसलिए मैंने उत्कर्ष चूज किया। तो सबसे पहले आप ऑफलाइन में विद्यार्थी के रूप में बने या ऑनलाइन जो हमारा ऐप है उत्कर्ष ऐप उसके माध्यम से हमसे जुड़े? सर, एक्चुअली मैं ऑनलाइन के लिए यहाँ पे आई थी कि मुझे एक ऑनलाइन बैच चाहिए और मैं लाइब्रेरी में बैठ के अपनी प्रिपरेशन करूंगी।
जब मैं यहाँ पे आई रिसेप्शन पे और मैम ने मुझे यहाँ की प्रोसीजर एक्सप्लेन करी, तो वो बहुत सटीक लगी कि वो बहुत रिफाइंड वे में आपको सिलेबस कंप्लीट करने का एक टारगेट रखते हैं। आंसर राइटिंग, कंटेंट बहुत अच्छा है क्योंकि इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा कंटेंट ऊपर नीचे रहता है, तो मैंने इसलिए फिर ऑफलाइन पे चूज किया और मैं बहुत खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। बहुत अच्छी क्लासेस हैं और हमें हेल्प कर रही हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो जब आप तैयारी करते हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जी। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो पसंद में होते हैं कि जो जिस बैकग्राउंड से हम होते हैं वो सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं जी। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो हमारे बैकग्राउंड से बाहर के होते हैं। जी। फिर उनके बीच में आप तालमेल कैसे बिठाती हैं? सर, जो चीज़ डिफिकल्ट लग रही है उसके लिए गाइडेंस एक्स्ट्रा मिलना बहुत आवश्यक हो जाता है। उसके लिए यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो बहुत हेल्प करते हैं। जैसे मेरा अगर कोई सब्जेक्ट वीक है तो वो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, तो मैंने उस टीचर को बोला है जा करके कि सर मेरा ये वाला पार्ट वीक है ऑनेस्टली। तो मैंने ये चीज़ ध्यान दी है कि उन्हें ध्यान रहा है और उन्होंने क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे हैं मुझसे पॉजिटिव वे में कि मुझे कॉन्फिडेंस आ सके उस सब्जेक्ट पे, और बिल्कुल वो हेल्पफुल हुआ है। और जो टाइम मैनेजमेंट हमारा प्रबंधन उत्कर्ष मैनेजमेंट बना के देता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्लान चलेगा, क्या वैसे ही एग्जीक्यूट होता नजर आता है? जी, एग्जीक्यूशन बिल्कुल वैसा है क्योंकि अभी प्रीलिम्स हुआ कुछ समय पहले, तो प्रीलिम्स में जो एमसीक्यू बैचेस या प्रीलिम्स की रिवीजन क्लासेस जिस तरीके से शेड्यूल की गई वो सेम उसी तरीके से एग्जीक्यूट हुई, और वो बिल्कुल हेल्प कर रहा था हमको पेपर में, क्योंकि उन्होंने ये ध्यान रख के क्लासेस को शेड्यूल किया कि हमारी सेल्फ स्टडी भी हो सके, हम टेस्ट सीरीज भी दे सकें और हम वो क्लासेस भी ले सकें। और मैंने ये चीज़ देखी कि कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस रहे, तो एक बहुत अच्छा समागम है कंटेंट और टाइम शेड्यूलिंग का। आपने टेस्ट सीरीज की बात की है, तो जब आप टेस्ट देते हैं तो टेस्ट देना क्यों इम्पोर्टेंट है? कुछ बच्चे कहते हैं कि पहले तो पूरी पढ़ाई कर लेते हैं उसके बाद टेस्ट देंगे, और आप अभी पढ़ भी रही हैं और टेस्ट भी देती हैं, तो लगातार टॉपिक वाइज टेस्ट देने का क्या फायदा आपको अभी नजर आ रहा है आपके नजरिए से? सर, पहला तो ये कि आपको आपकी कमियां पता चल जाती हैं। दूसरा, आप जब एक ऐसे माहौल में बैठते हैं जहाँ पे टाइमर सेट है, बेंचेस हैं, पेन पेपर है सिर्फ आपके पास और आप ओएमआर शीट फुल कर रहे हैं, वैसे ही माहौल रहता है जैसे एमपीपीएससी में? जी बिल्कुल, हमने वैसे ही टेस्ट सीरीज मोबाइल रख के मोबाइल से चीटिंग वीटिंग कर सकते हैं? नहीं सर, ऐसा कोई फोन अलाउड नहीं रहता है। दे कीप अ प्रॉपर चेक ऑन यू, और सामने स्क्रीन पे टाइम चल रहा होता है और टाइम खत्म होने पे वो पेपर आपसे कलेक्ट कर लेते हैं और एग्जैक्ट वैसा ही हमको वो एक प्रॉप बना के देते हैं जैसा हमको मिल सकता है एग्जाम में। तो आपको मेंटली रेडी कर देती है टेस्ट सीरीज। पहला चीज तो ये है। और सर दूसरा ये कि हमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिल जाते हैं, जैसे करंट अफेयर का जो टेस्ट दिया हमने उसमें से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट हमें पूछे गए, तो 2 क्वेश्चन तो बहुत बड़ी चीज है। तो टेस्ट सीरीज बहुत हेल्पफुल है क्योंकि एक क्वेश्चन से इन और आउट हो जाते हैं जी, तो वहां तो 2 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट क्वेश्चन वहां पर से आपके बनते हुए नजर आए। आपके दोस्त अलग अलग कोचिंग में पढ़ते भी होंगे जहां पर अलग अलग बच्चे आपसे मिलते हैं, आपके दोस्त बनते हैं, तो उन सब के सुनने के बाद यदि आपसे पावर दे दी जाए कि आपको इंदौर भंवरकुआं में किसी कोचिंग को बेस्ट कोचिंग का अवार्ड देना है जी, तो वो किसे देते और सबसे इंपॉर्टेंट क्यों देते, इसके तर्क में बताइए। कोई भी हो सकती है वो कोचिंग। जी सर, बिल्कुल, मैं गर्ल्स पीजी में रहती हूँ, तो वहाँ पे अलग अलग कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं और कोई एग्जाम अगर आने वाला है तो सब एक साथ बैठ के कभी छत पे डिस्कस कर रहे हैं या कोचिंग के बारे में बात हो रही है। तो मैंने ये चीज़ पाई कि मोस्टली इंस्टीट्यूट्स एक जो उन्होंने टाइम सेट किया है सिलेबस कंप्लीट करने का, वो कंप्लीट नहीं कर पाए हैं टारगेट। और सबसे अच्छी चीज़ इस इंस्टीट्यूट में, उत्कर्ष इंस्टीट्यूट में, यही है कि उन्होंने हर चीज़ टाइम के अकॉर्डिंग करी है। चाहे वो क्लासेस किस तरीके से लगानी है, टेस्ट कैसे लेना है, सिलेबस कब तक कंप्लीट करना है, कोई भी झूठा वादा नहीं है कि हम इतने समय में करवा देंगे। जितना समय जेन्युइनली लगना चाहिए उतने समय का उन्होंने हमें टारगेट दिया है। तो मैं अगर ये बेस्ट अवार्ड देना चाहूँगी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से पढ़ रही हूँ यहाँ पे, तो मैं बिल्कुल अपने इंस्टीट्यूट को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमारा शायद एक दिन भी वेस्ट नहीं करवाया है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है और ऐसा ही होना चाहिए जी। अब एलिशा जी चलते हैं, चूंकि आपसे तो बहुत सारी बातें हो गई, अब चलते हैं आपके पिताजी से बात करते हैं जो कि के द्विवेदी जी हैं। अब एक बार उनसे भी जान लेते हैं कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं, चूंकि आप एक बेटी हैं जी,
आप भविष्य में किसी की बहू बनेंगी, भविष्य में आप मध्य प्रदेश शासन को शोभित करेंगी। तो चलिए जानते हैं कि आपके पेरेंट्स से कि आखिरकार एक लड़की के पिता माता और क्या सोचते हैं आखिरकार कि आगे क्या होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं इस ओर। यस। तो चलिए अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं एलिशा जी के फादर के द्विवेदी जी। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष क्लासेस के इस भंवर कुआं डायरीज के इस प्रोग्राम में। धन्यवाद सर। सर, एक बेटी के पिता हैं, आपने अपनी बेटी को इतनी दूर रीवा से यहाँ इंदौर भेजा है, तो कुछ एक पिता के रूप में आपसे उत्तर चाहेंगे कि एक बेटी को जब आप अपने घर से दूर भेजते हैं तो क्या क्या चीजें आती हैं, उनसे कुछ क्वेश्चन आपसे करना चाहेंगे। पहला तो हम कहना चाहेंगे आपको जी कि आपने सवाल किया बेटी को भेजा है तो हमने बेटी बेटा में भेद नहीं समझा। दूसरा, हमने उसको भेजा है इंदौर, तो कई कंपटीशन के दौर से हमारे मन में बहुत सारी बातें गुजरती थी। तो हमको ये लगा कि पीएससी की तैयारी करेगी। हमने तो कहा था कि यूपीएससी की तैयारी कर लो, उसने कहा कि नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप उसकी सोच का हमने वेलकम किया और हमने अपने मन में ये बात रखी कि वो पहले पीएससी को स्टेप बाय स्टेप आगे जाना चाहती थी, उसने पीएससी के लिए सोचा। हमने उसकी बात पे सहमति व्यक्त किया, उसको इंदौर छोड़ के आया। एक लड़की, कई बार चूंकि आप तो बघेलखंड से आते हैं तो कई बार ऐसा होता है ना कि लड़की के ऊपर क्यों शिक्षा पे पैसे खर्च कर रहे हो, उसको बचा के रखो, कहीं दहेज में ना देना पड़े। तो क्या ऐसे बहुत सारे ताने वाने क्या आपको भी सुनने मिलते हैं कि लड़की को पढ़ने इंदौर भेज दिया आपने? हम परिवार के दृष्टिकोण से बात करें तो लड़की, अभी तक जो व्यवस्थाएं हैं कानूनी दृष्टिकोण के किनारे रख लें तो एक्चुअल क्या होती है, जो हमारे जीवन में हम यदि 10,000 रुपए कमाते हैं और हमारी 2 औलाद है, एक बेटा है एक बेटी है, तो 50% मतलब 5,000 यदि हमने सेव करके रखा है या कि अपने जीवन के बाद, अपने जीवन को जीने के बाद हम यदि यहाँ दुनिया से प्रयाण करते हैं तो 50% हमारे जीवन का उसका हक होता है। और यदि हमने उसकी पढ़ाई लिखाई में 20% खर्च कर दिया तो 30% तो उसका बचता है, तो शादी ब्याह के लिए तो ऑलरेडी उसका हक रहा जाता है उसी के पास, वो तो हमारे पास सुरक्षित रहता है। उसके बाद भी तो बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं। ऐसा थोड़ी है कि वो ससुराल चली जाएगी, शादी कर देंगे तो उसका सब कुछ वहीं तक रहता है। वो तो सब कुछ आधा है उसका, ये मानते हैं। एक औलाद है तो, 2 औलाद है तो, और यदि एक औलाद है तो उसका पूरा है। बिल्कुल सही बात तो है। उसकी पढ़ाई लिखाई में हम क्यों कम करेंगे। और फिर एक दूसरी चीज, लड़की की बात यहाँ होती नहीं है हमारे पास, लड़की की कोई बात नहीं। मैं जो सोचता हूँ, मेरा जो थॉट है, तो वो औलाद है मेरी, और मेरी औलाद है, मेरा जनरेशन है, मेरे रिलेशन को, मेरे जनरेशन को आगे बढ़ाएगी। और जब वो आगे बढ़ाएगी तो उसके लिए सब कुछ उसी के ऊपर लगाना है, उसी को आगे बढ़ाना है। सर, आपकी नजर में जो एलिशा जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, ये समाज को क्या क्या दे सकती हैं जो बिना पढ़ी लड़कियां नहीं दे सकती? बिना पढ़ी लड़कियां भी, बिना पढ़ी महिलाएं भी आज समाज के लिए एक अच्छा जागरण देने का काम कर रही हैं, लोगों को आगे ले जाने का काम कर रही हैं। पर हम ये मानते हैं कि एक गांव से चल करके, ये मेरा रीवा जिले में मेरा गांव है जी। और एक गांव से चल करके रीवा हम इसको लेके आए और रीवा से इंदौर तक पहुंची है। तो इसको ग्रामीण जीवन से लेके शहर के, इंदौर जैसे बड़े शहर जो भारतवर्ष में सफाई में सबसे उत्कृष्ट है, उसका इसे अनुभव है। तो ये ग्रामीण क्षेत्र से और एक संघर्ष के सभी रास्तों का इसको अनुभव है। तो निश्चित रूप से गरीबी को भी ये देख सकेगी और जो समृद्ध लोगों के हैं उनके बीच में जो निर्णय करने में इसे कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बेहतर निर्णय कर सकेगी। बिल्कुल सही है सर। अगर कभी ऐसा हो जाए कि कोई बच्चा कह रहा है कि इंदौर में रहते हो कि सब मुझे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, अब मेरे से नहीं हो रहा, तो एक पिता के नाते आप उसे कैसे समझाएंगे कि बस पढ़ते रहना है, मोटिवेट करके रखेंगे? हम इसके लिए केवल एक ही बात कहेंगे कि जब घोर अंधेरा बढ़ने लगे तो समझो कि सवेरा होने वाला। आपको जब ऐसा लगने लगे कि अब हम नहीं पढ़ पाएंगे, अब हम नहीं कर पाएंगे, हमको सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, अब हमको दिक्कत होगी, हमने पेरेंट्स का बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया, हमने अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ये समझो कि जहां पे डिमोरलाइजेशन का एक ऐसा फैक्टर आता है, एक ऐसा टाइम आता है कि आप वहां पे डोमिनेट होने लगते हैं, वही समय होता है आपको आगे जाने का। और यदि उस समय पर आपके फादर ने, मतलब कोई भी पेरेंट्स ने आपको मोटिवेट कर लिया, तो आपके जीवन का वहीं से सक्सेस मिलता है और आप दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए, दुनिया को किरण देने के लिए आप सूरज जैसा उजाला बनके आप लोगों के समाज और लोगों के और परिवार के और क्षेत्र के समाज को एक रास्ता बताने वाले आप अग्रणी होते हैं।
सर, आपके राय में, एक पिता होने की राय में, आप सफलता किसे मानते हैं? एलिशा का सफल होकर चयनित हो जाना, या किसी कारण से असफल हो गई और पर एक अच्छी भारतीय नागरिक बन गई, वह भी चलेगा? हम इस बात को मानते हैं कि मेरा त्याग और उसका श्रम, यदि मेरा त्याग उसके लिए रहा है तो उसका श्रम, निश्चित रूप से त्याग और श्रम दोनों मिलकर के उसके जीवन को एक अच्छा सफल व्यक्ति बनाएंगे। और वो रही बात सफलता की, तो सफलता जैसी चीज ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति जो श्रम किया है, जो त्याग किया है, जो आगे चला है, वो असफल हुआ ही नहीं। प्रशासनिक अधिकारी न सही, कारपोरेट न सही, फार्मर न सही, हाउस वुमेन सही, हाउस वुमेन या एजुकेशन में आए, कहीं भी जाए, आपके पास बहुत सारा पूरा दुनिया है, पूरा आयाम है, पूरा आकाश है। आप जहां कहीं काम करेंगे, यदि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस है काम करने का, आपके अंदर का जज्बा है, हौसला है, तो आप जीवन में सफल रहेंगे। तो जीवन में सफलता बड़ी सफलता होती है। सर, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए छोटे बड़े बहुत सारे त्याग करते हैं जो शायद कभी गिनाए भी नहीं जा सकते। पर कई बार बच्चे जब बाहर आते हैं, अपने घर को छोड़कर आते हैं स्टूडेंट, तो कई बार रास्ता भटक जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जिस काम के लिए, पढ़ने लिखने के लिए वो आए हैं, वो उस रास्ते को छोड़ देते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें जो बच्चे को यहां आकर याद रखनी चाहिए ताकि वो सही दिशा में, सही दशा में चलता रहे, जिस लक्ष्य के लिए वो अपने घर से आगे बढ़ा था? हम दो चीजें जानते हैं कि एक तो सबसे पहले पेरेंट्स की ड्यूटी क्या होती है। बच्चे जो होते हैं, ये जो उम्र होती है 18 से 25 की, तो आप एक शब्द सुने होंगे, मतवाला हाथी। तो युवा उम्र होती है, ये भटकने की उम्र होती है। इस दौरान यदि हमने बच्चे को अच्छा मोटिवेशन दिया, हमने अच्छा संस्कार दिया, हमने उसको अच्छा समझाया, अच्छे विचार दिए, और यदि अच्छे विचार दिए तो वो रास्ते से नहीं भटकेगा। एक दूसरी चीज, ड्यूटी क्या होती है पेरेंट्स की? ड्यूटी ये होती है कि बच्चा हमारा इंदौर गया है या दिल्ली गया है या बेंगलोर गया है, तो हमारी ड्यूटी ये नहीं कि हम पैसा भर दे दें उसको, हम प्रोफेसर हो गए, उसकी माँ टीचर हो गई, या कि कुछ भी हो गए, या कि कोई डिप्टी कलेक्टर हो गया तो डिप्टी कलेक्टर में वो पूरा ध्यान लगाए रहे, बच्चों को ध्यान ना दे। यदि बच्चे पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो उनके पास डिसीजन लेने की कई बार ऐसा होता है कि क्षमता नहीं बच पाती, और ऐसे में वो इधर उधर भटकने लगते हैं, और उसके साथी कुछ ऐसे भी साथी मिल जाते हैं कि उनको रास्ते से भटका देते हैं। तो रास्ते से ना भटके, इसके लिए चाहिए कि वो, उनके माता पिता हमेशा उनको मोटिवेट करते रहें, उनके अच्छे बुरे का ध्यान रखते रहें, उनके यदि मन कभी उनका डिमोरलाइज हो तो उनको अच्छा हौसला देते रहें, और उनके हर गतिविधि पर नजर रखना चाहिए पेरेंट्स को। सर, आप या माता पिता को बच्चों के साथ एक दोस्त की भांति भी व्यवहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हम इस चीज पे, हम अपने जिस परिवेश से आते हैं, तो हम यह समझते हैं कि करना भी चाहिए और नहीं भी करना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, मर्यादित चीजें हैं, उनको लेके हमें उन्हें समाज के दृष्टिकोण से हमेशा निर्देशित करना चाहिए। और निर्देश और फ्रेंडशिप एक अलग चीज होती है। बराबर का रास्ता जो होता है, तो बराबर के रास्ते में चलने के लिए आप ये समझ सकेंगे कि हम कई बार ऐसा होता है कि उनकी बुराइयों को हम दबा के या कि हम मन मार के रह जाते हैं, लेकिन यदि हम उनको निर्देश देते रहेंगे तो उनके मन में भी ये लगा रहेगा कि हमें एक छोटा सा डर है जो हमारे पेरेंट्स के रूप में है, और यदि उस डर को हम नहीं डरेंगे तो हम कहीं गड़बड़ हो सकते हैं। बिल्कुल सही सर। अब आखिरी क्वेश्चन आपसे कि अब ऐसे माता पिता जो अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को अपने घर से दूर इंदौर भंवरकुआं भेजने वाले हैं, और सिविल सेवा में जो लगभग 1.5 से 2 साल का समय लगता है जिसमें, तो उसमें चलाना चाहते हैं, उन माता पिताओं के लिए और उन बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे एक पिता के नाते? हम दो चीजें कहना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में जो इंदौर है, भंवरकुआं का जो क्षेत्र है, ये कंपटीशन, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर जगह है। आपका संस्थान, उत्कर्ष संस्थान जो है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, और लोगों को चाहिए कि बेटी बेटा में भेदभाव ना करते हुए और बच्चों को प्रशासनिक क्षमता लाने के लिए वहां पे एक बहुत अच्छा वातावरण मिलता है, उसके लिए उनको भेजना चाहिए। और हम दो चीजें इसके साथ में जोड़ेंगे कि संग्राम जिंदगी है, लड़ना तुझे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा, और यदि आगे बढ़ना है, आगे को ले जाना है, तो फिर उसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, बच्चों को भेजना पड़ेगा। मैं सभी पेरेंट्स से ये चाहूंगा कि वो, मैं ये किसी
एक कोचिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूं। इंदौर में एक भंवर कुआं में एक अच्छा वातावरण है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो उन्हें पेरेंट्स जाएं, वहां पे देखें, हॉस्टल देखें, और वहां पे जाके जो कोचिंग संस्थान अच्छे लगे उनको, वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जो भी कोचिंग संस्थान अच्छे लगे वहां पे वो जाके और बच्चों को निश्चित रूप से कोचिंग दिलाएं और प्रशासनिक अधिकारी बनाएं। बिल्कुल सही है सर। और आप जैसे माता पिताओं के लिए कहना चाहेंगे कि माँ बाप का प्यार है सच्चा, निस्वार्थ और महान, त्याग से सींचा है जीवन, हर दुख ली लिया है मुस्कान, उनके भरोसे की छांव में सुकून हर पल मिल जाता है, समर्पण की मिसाल हैं आप सब जिनसे जीवन खिल के उड़ जाता है। और ये था आज का पूरा डायरीज का कारवां, जिसे हम कहते हैं कि भंवर कुआं की गलियों में बसती है कहानियां, यहां हर मोड़ में खिल जाती हैं एक नई रवानियां। भंवर कुआं ये जो डायरीज का कारवां है, ये है एक यादों का चौराहा, यहां हर मोड़ में मिल जाती है एक नई कहानी। कभी इनके किताबों का बोझ तो कभी इनके हाथों में चाय की प्याली, यहीं से बनते थे, यहीं बनते हैं और यहीं इनके जैसे बनते रहेंगे अधिकारी। और अगले एपिसोड में पहुंचेंगे। पर यदि आपकी भी ऐसी है कहानी जो है प्रेरणादायक और बन सकती है आने वाले भावी अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण, तो अगले वीडियो में आप ही आएं और कमेंट जरूर करें। बिल्कुल हम आपका स्वागत करते हैं तहे दिलों से। और आज का एपिसोड हम यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार।